स्वागत है आपका एग्जामिनर चैनल पे। इससे पहले हमने अपने चैनल पे सीटीपी और हिंदी ग्रामर से रिलेटेड वीडियोस डाल दी हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकती है। काइंडली सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल। अब हम करेंगे शिक्षण विधियाँ। उसमें हम पहली शिक्षण विधि ले रहे हैं दल शिक्षण विधि, या जिसे टोली शिक्षण विधि भी कहते हैं, और इंग्लिश में इसका नाम होता है टीम टीचिंग मेथड्स। ये किसने दी थी? तो ये डेविड वार्डिंग ने दी थी। और कब दी थी? 1955। और कहाँ दी थी? अमेरिका में। दल शिक्षण एक नवाचारिक शिक्षण विधि है जिसका प्रयोग सबसे पहले द्वितीय विश्व युद्ध के आरंभ के समय अमेरिका के हार्वर्ड विश्वविद्यालय के शोध पत्र मिशिगन एम मार्शा ने 1939 में सैनिकों का प्रशिक्षण करने के लिए किया था। अमेरिका के ही हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डेविड वार्डिंग ने अपने विद्यार्थियों को सिखाने के लिए सन 1955 में शिक्षा के क्षेत्र में इस विधि का सबसे पहले प्रयोग किया। अतः इन्हें इस विधि का जनक कहते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम। डेविड वार्डिंग के अनुसार जब दो या दो से अधिक अध्यापकों का दल, जैसे कोई दो अध्यापक बैठे हैं, ठीक है, और एक ही शिक्षण स्तर पर वो किसी विशिष्ट समस्या का समाधान कर रहे हैं, तो इसे क्या कहते हैं? दल शिक्षण कहते हैं। दल शिक्षण में केवल अध्यापकों का ही दल होता है जिसका चयन निम्न 3 प्रकार से किया जाता है। पहला, एक ही विद्यालय के अलग अलग विषय के अध्यापक ले सकते हैं वो, अलग अलग विद्यालय के एक ही विषय के, और अलग अलग विद्यालय के अलग अलग, ठीक है। तो चाहे आप मान लीजिए ये 2 स्कूल हैं, ठीक है, इसमें यहाँ से अगर आप टीचर ले रहे हैं, ठीक है, और दूसरे स्कूल का आप यहाँ से टीचर ले रहे हैं, ये भी कर सकते हैं। इसी के 2 टीचर ले सकते हैं, ठीक है, एक ही विद्यालय के, लेकिन सब्जेक्ट क्या होगा? सब्जेक्ट उनका डिफरेंट डिफरेंट होएगा। अलग अलग लेंगे तो उनका सब्जेक्ट सेम होएगा, ठीक है, और आप अलग अलग विद्यालय के अलग अलग सब्जेक्ट वाले भी टीचर ले सकते हैं। सो दल शिक्षण में कुल 3 सोपान होते हैं। प्रकरण का चयन सोपान होता है, ऐसे मान लीजिए कि आप किन रूल्स को फॉलो करेंगे, ठीक है। प्रकरण का चयन, व्यवस्था, क्रियान्वयन, मूल्यांकन, परीक्षण। तो ये थी हमारी दल शिक्षण विधि। बात करते हैं सूक्ष्म शिक्षण की। आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बार बार कर लो प्लीज़। बार बार मीन्स अपने दोस्तों को भी बोलो। सूक्ष्म शिक्षण माइक्रो टीचिंग जिसे कहते हैं। अमेरिका के स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के शोध किन्होंने किया था? ये कीथ एचिसन ने 1961 में इस विधि का निर्माण किया था। स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर D.W. एलन व प्रोफेसर रॉबर्ट एन ब्रूस ने इस विधि का नामकरण किया तथा शिक्षा के क्षेत्र में 1963 में सबसे पहले इसका प्रयोग किया गया। अतः कीथ एचिसन और D.W. एलन को इस विधि का जनक कहते हैं। आपको ये दोनों ही नाम याद रखने पड़ेंगे। प्रोफेसर D.W. एलन के अनुसार सूक्ष्म शिक्षण शिक्षा या शिक्षण आरंभ करने की एक विधा है, ठीक है, और ऐसा किसने कहा था? प्रोफेसर D.W. एलन ने। और वो कौन है? जनक है सूक्ष्म शिक्षण के। प्रोफेसर D.W. एलन ने सूक्ष्म शिक्षण को अवरोही शिक्षण विधा कहा है। आरोही और अवरोही 2 टाइप्स के आपने मेथड्स पढ़े होंगे, जब छोटे से बड़े, बड़े से छोटे जाते हैं, तो ये कुछ वैसा ही है। असेंडिंग ऑर्डर जब होता है तो छोटे से बड़े जाते हैं, और जब डिसेंडिंग होता है तो बड़े से छोटे की तरफ। नेक्स्ट पढ़ते हैं इसमें। सूक्ष्म शिक्षण एक व्यक्तिगत अनुदेशन तकनीक है जो स्किनर के अनुसार क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत पर कार्य करती है। जिसको ये नहीं पता कि स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन क्या था, तो चैनल पे वीडियोस अपलोडेड हैं, आप कहीं से भी पढ़िए, लेकिन अपने डाउट को क्लियर करिए। सूक्ष्म शिक्षण का संचालन अंश से पूर्ण की ओर होता है, यानी कि पहले उसे थोड़ी चीज़ का पता लगता है और फिर उसे कंप्लीट जो नॉलेज है वो हो जाती है। सूक्ष्म शिक्षण की समयावधि 5 to 10 मिनट्स होती है, और ये भी क्वेश्चन बार बार पूछते हैं। इसमें कक्षा का आकार भी बहुत छोटा, यानी कि इसमें 5 to 10 स्टूडेंट्स ही वहाँ पे होते हैं। एक बार में एक ही शिक्षण कौशल का विकास किया जाता है। शिक्षण कौशल मतलब कि आप कैसे बोल रहे हैं, कैसे सामने वाला कैसे सुन रहा है। सूक्ष्म शिक्षण में जो विद्यार्थी है उसकी भूमिका अध्यापक के सपाटी ही अदा करते हैं। जैसे अगर अपने सारे पढ़ रहे हैं और मैं पढ़ा रही हूँ सपोज, है ना, अपने सारे ही टीचर हैं और टीचिंग जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेकिन अपने यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो वो सूक्ष्म शिक्षण होगा, ठीक है। भारत में सूक्ष्म शिक्षण का आगमन 1967 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के सेंट्रल पेडागोजिकल संस्थान के प्रोफेसर D.D. तिवारी, दीनदयाल तिवारी कहते हैं, इनके माध्यम से हुआ। अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में सूक्ष्म शिक्षण का सबसे पहले प्रयोग 1969 में गुजरात के बड़ौदा विश्वविद्यालय में हुआ। सूक्ष्म शिक्षण चक्कर अब यहाँ पे हम 2 प्रकार के पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे भारतीय उपागम के अनुसार।
इसमें सबसे पहले आप देखिए टोटल जो टाइमिंग है वो 36 मिनट की होती है। आप इसमें कोई नियोजन करके जाते हैं, दैट मीन्स प्लानिंग। उसके बाद आपका शिक्षण होता है 5 to 6 मिनट्स का। फिर प्रतिपुष्टि, फीडबैक होता है वहाँ पे सिस्टम। वापस से पुनः नियोजन होता है, यानी कि आप रीप्लान करते हो उसको, और इस बार ये टाइम 12 मिनट्स का होता है। फिर वापस आप उसको शिक्षण करेंगे, यानी कि री टीचिंग करेंगे, और फिर से उसका फीडबैक होगा, यानी कि शिक्षण, फीडबैक, रीप्लानिंग। आप प्लान कर रहे थे, फिर टीच और फिर फीडबैक, और यही प्रोसेस वापस चलती है। अब देखते हैं अमेरिकी उपागम के अनुसार, तो इसमें टोटल जो टाइमिंग है वो होती है 45 मिनट्स की। अगेन इसमें भी प्लानिंग होती है, शिक्षण 5 मिनट्स का होता है, प्रतिपुष्टि 10 मिनट्स की, वापस नियोजन 15 मिनट, पुनर्शिक्षण होता है 5 मिनट का, और फिर प्रतिपुष्टि जो है वो 10 मिनट की। तो आपको ये सब याद रखना पड़ेगा। सूक्ष्म शिक्षण के कुछ गुण हैं। शिक्षण कौशलों की सर्वश्रेष्ठ ये विधि होती है, और विद्यार्थियों में अभिव्यक्ति क्षमता के विकास के लिए भी सर्वश्रेष्ठ है। अध्यापन संबंधी कौशलों के विकास में भी इस विधि के में क्या होता है कि कमज़ोर विद्यार्थी भी शिक्षण करना सीख जाते हैं। सभी विद्यार्थी सक्रिय भूमिका निभाते हैं। तत्काल प्रतिपुष्टि प्रदान कर दी जाती है, मतलब फीडबैक। दूसरों की गलतियों से भी सीखने का मौका मिलता है, कि जो गलती किसी ने की तो हम वो उसे रिपीट नहीं करते जब हम पढ़ाएंगे। तो अपनी कमियों में सुधार करने का भी अवसर मिलता है। निदानात्मक व उपचारात्मक विधि है। निदान करना मतलब आप पहले फाइंड आउट करते हो क्या डाउट है, फिर उस डाउट को आप उपचार यानी कि इसको सॉल्व करते हो। आत्म प्रतिपुष्टि के लिए वीडियो रिकॉर्डर, टेप रिकॉर्डर, कैमरा आदि का यंत्र का भी उपयोग किया जाता है। तो ये थी हमारी सूक्ष्म शिक्षण या माइक्रो टीचिंग। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बुनियादी शिक्षा विधि। बात करते हैं बुनियादी शिक्षा विधि की। हम सभी शिक्षण विधियाँ पढ़ रहे हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, वेरी बैड थिंग। अभी सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स को भी बोलो। तो बुनियादी शिक्षण विधि किसने दी? महात्मा गांधी जी ने। महात्मा गांधी जी ने 1937 में बुनियादी शिक्षा को स्टार्ट किया, यानी कि उन्होंने ये माना कि जो बेसिक एजुकेशन है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये कहाँ पे? वर्धा, महाराष्ट्र में। भारत में प्राथमिक शिक्षा का विचार सबसे पहले 18 मार्च 1910 को गोपाल कृष्ण गोखले जी ने दिया था। महात्मा गांधी ने भारत के प्रथम अखिल भारतीय शैक्षिक सम्मेलन, जो कि 2 अक्टूबर 1937 को हुआ था, भारतीयों को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से बुनियादी शिक्षा का उन्होंने विचार दिया। महात्मा गांधी ने 23 अक्टूबर 1937 में ही, यानी कि इसी के 21 दिन बाद, महाराष्ट्र के वर्धा नामक स्थान पर अपने आश्रम, सेवा आश्रम में इस विधि का निर्माण किया तथा बुनियादी शिक्षा की शुरुआत कर दी। अतः इसी वजह से इन्हें इनका बुनियादी शिक्षा का जनक कहते हैं। भारत के तृतीय राष्ट्रपति जाकिर हुसैन ने बुनियादी शिक्षा को नई तालीम का नाम दिया। यह विधि 7 to 14 ईयर्स तक के जो बच्चे हैं उनको निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा यानी कि 1st to 8 तक पढ़ाने के लिए थी। और बुनियादी शिक्षा के कुछ उद्देश्य भी इसमें थे, जैसे कि बच्चों को यानी कि जो विद्यार्थी उन्हें मातृभाषा में ही शिक्षा प्रदान की जाए, निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाए, विद्यार्थियों को आत्मनिर्भर बनाया जाए, विद्यार्थी में हस्तशिल्प कलाओं का विकास हो जिससे कि वो उत्पादन संबंधी गुण अपने में, यानी कि कोई ना कोई स्किल डेवलपमेंट उसमें होनी, कि एटलीस्ट वो गुजारे लायक कुछ ना कुछ कमा सकें। इसी के साथ विद्यार्थियों में ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक विकास के साथ साथ स्वास्थ्य का भी इन्होंने विचार दिया। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि 3H फैक्टर जो थे वो पेस्टोलॉजी ने दिए थे, लेकिन 4H महात्मा गांधी ने। पेस्टोलॉजी का मानना था हेड, हार्ट और हैंड जो है उसको एजुकेशन में यूज़ हो, लेकिन जो महात्मा गांधी जी ने विचार दिया उनमें उन्होंने हेल्थ को भी इंक्लूड किया। 4H। इस विधि में शिक्षण कार्य 2 पारियों में किया जाता था। प्रथम पारी में 2 से 3 घंटे विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान की जाती थी, और दूसरी पारी में हस्तशिल्प कलाओं का प्रशिक्षण दिया जाता था। अतः पाठ्यचर्या में काष्ठ कला, मृदु कला, ये सारे क्या होते हैं, जैसे लकड़ी को काटना, बनाना, है ना, मृदु कला। और दूसरी पारी में हस्तकला, शिक्षण कलाओं का, ये जो मैंने आपको बताया कि शिक्षण दिया जाता था, उसमें काष्ठ कला, मृदु कला, पुस्तकला, चित्रकला, सिलाई बुनाई, कताई, खेलकूद आदि सभी शामिल थे। अतः विद्यालय में जो कुछ भी उत्पादन होता था बाजार में वो बेचकर धन कमा लेते थे बच्चे, और इससे निःशुल्क शिक्षा भी प्रदान होगी और उनको कुछ वेतन भी आ जाता था, ताकि घर वाले उनको भेज दें पढ़ाई के लिए। वरना क्या करते हैं, उसको कमाने के लिए भेजते हैं। सहायक सामग्री का भारत में सबसे पहले प्रयोग इसी विधि में किया गया था। भारत में सामाजिक अध्ययन विषय की पाठ्यक्रम में शामिल करने का कार्य जो है सबसे पहले इसी विधि ने किया। 4H का विचार महात्मा गांधी ने सबसे पहले इसी विधि में दिया। वर्तमान में यह विधि अप्रभावी है। विद्यालय के पाठ्यक्रम में कार्यानुभव
विषय इसी विधि के आधार पर शामिल किया गया है। यह विधि परियोजना विधि पर आधारित है, जो कि हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब दिस चैनल। बात करते हैं परियोजना विधि की, और इससे पहले हम जान लेते हैं कि जॉन डेवी ने 3R जो दिए थे वो कौन से थे, रीडिंग, राइटिंग और अरिथमेटिक। अब परियोजना विधि है क्या? इंग्लिश में इसको प्रोजेक्ट मेथड कहते हैं, और विलियम हेनरी किलपैट्रिक ने इसे दिया था। अमेरिका के रहने वाले थे। प्रोजेक्ट शब्द जो है वो इंजीनियरिंग जो साइंस है उसकी ही देन है। प्रोजेक्ट शब्द का सबसे पहले प्रयोग सन 1900 में हुआ, और रिचर्ड्स नामक अमेरिकी इंजीनियर ने इसका यूज़ किया था सन 1908 में। अमेरिका के राष्ट्रीय शिक्षा परिषद द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में प्रोजेक्ट शब्द का प्रयोग किया गया था सन 1908। अगेन उसी ईयर की बात हो रही है। अमेरिकी वैज्ञानिक स्टीवेंस ने प्रोजेक्ट शब्द का विश्लेषण किया। देखो, एक प्रयोग किया और विश्लेषण किया तो उसमें डिफरेंसेस हैं, ठीक है। प्रयोग तो यूज़ कर लिया और विश्लेषण उसको और समझा। 1911 में अमेरिकी प्रसिद्ध दर्शन शास्त्री जॉन डेवी ने दर्शन शास्त्र के अंतर्गत प्रयोजनवादी विचारधारा का प्रतिपादन किया। जॉन डेवी के शिष्य किलपैट्रिक। अब यहाँ से बात आई कि जो किलपैट्रिक थे उनका डेवी से क्या रिलेशन था। तो 1918 में जो हमने अभी ऊपर देखा, प्रयोजनवादी विचारधारा के आधार पर प्रयोजना विधि का निर्माण किया। इसीलिए डीवी जो किलपैट्रिक है उन्हीं को प्रयोजना विधि का जनक माना जाता है। किलपैट्रिक के अनुसार प्रयोजना एक स्वोद्देश्य प्रक्रिया है जिसमें मन लगाकर सामाजिक वातावरण में इसको पूरा कर सकते हो आप, कि आप समाज में रहकर भी किसी एक उद्देश्य को पूरा कर सकते हो। यह विधि करके सीखने पर आधारित है। दैट मीन्स कि जब आप कुछ वर्क करेंगे तभी उससे कुछ ना कुछ आप सीखेंगे। विद्यार्थियों में क्रियात्मक कौशलों के विकास के लिए अत्यंत उपयोगी विधि यही है। इस विधि से विद्यार्थियों का मनोगत्यात्मक विकास सर्वाधिक होता है। मनोगत्यात्मक मतलब वो अपने मेंटल एबिलिटी और फिजिकल एबिलिटी को और ज़्यादा निखार सकते हैं। अब इसमें पढ़ते हैं हम अभ्यासात्मक परियोजना। इसमें 3-4 नंबरिंग ऐसी हुई है। आप इसको बस ये समझिए कि अवकाश के दिनों के सदुपयोग के लिए, जब छुट्टियां हो जाती हैं तो उस टाइम के सदुपयोग करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, जिसमें कि अवकाश में भी विद्यार्थी अभ्यास कर सकते हैं। जैसे सत्रीय कार्य, दत्त कार्य, असाइनमेंट्स दे देते हैं अपने। समस्यात्मक परियोजना, जैसे समाज के किसी तत्कालीन समस्या पर विद्यार्थियों से व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से कार्य करवाते हैं। जैसे बढ़ती महंगाई को कम कैसे करें, ऐसे क्वेश्चन, फसलों का उत्पादन कैसे बढ़ाया जाए, समथिंग लाइक दिस। अब फिर है परियोजना के प्रकार। थॉमस एस रिस्क के अनुसार ये 3 प्रकार हैं: सीखने से संबंधित परियोजना, समस्या से संबंधित और उत्पादनशीलता से संबंधित। बात करेंगे परियोजना के सोपानों की। परिस्थिति को इसमें उत्पन्न किया जाता है स्टेप बाय स्टेप। परियोजना का चयन करते हैं कि कौन सा आपने अब एक परियोजना बनाए। परियोजना की रूपरेखा बनाते हैं, स्ट्रक्चर की ऐसे करेंगे, यानी कि आप इसे समझ सकते हैं कि एक प्लान बना रहे हैं, क्रियान्वयन करना, उसको इम्प्लीमेंट करना और फिर उसका मूल्यांकन करना कि क्या जो सोचा था वैसा हुआ। लेखा जोखा प्रस्तुत करना या आलेखन प्रतिवेदन, उसके जो रिजल्ट्स हैं वो। इसी के कुछ गुणों की बात करते हैं। बाल केंद्रित और मनोवैज्ञानिक है ये विधि। विद्यार्थियों में क्रियात्मक कौशलों के विकास की भी सर्वश्रेष्ठ विधि है। सर्वाधिक क्रियाशीलता इसी विधि में, क्योंकि बच्चे खुद करते हैं वर्क। समस्या का व्यवहारिक हल जो है इससे प्राप्त हो जाता है। समूह में कार्य करने की एक प्रवृत्ति का विकास होता है। तत्परता, अभ्यास एवं प्रभाव, तीनों नियमों की इसमें हम प्राप्ति हो जाती है। ज्यामितीय आकृतियों से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए सर्वश्रेष्ठ विधि है ये। विज्ञान शिक्षण में प्रोजेक्ट वर्क इसी विधि के आधार पर किया जाता है, और विद्यार्थियों में उत्पादनशीलता का विकास भी इसी वजह से होता है। भारत में नियमित बुनियादी शिक्षा इसी विधि पर आधारित है, जो हमने पहले भी पढ़ा। इस विधि से विद्यार्थियों में समय करके सीखने की प्रवृत्ति भी उत्पन्न हो जाती है। कुछ दोष भी होंगे, अब अगर तारीफ़ें इतनी हैं तो दोष में सबसे पहला दोष है कि ये थोड़ी सी खर्चीली विधि है। इस विधि से विद्यालय का स्वरूप कारखाने जैसा हो जाता है, क्योंकि बच्चे इधर उधर प्रोजेक्ट कर रहे हैं, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं ना। इस विधि का आयोजन दैनिक रूप से करना संभव नहीं है, कि आप अगर रोज़ ही उनको प्रोजेक्ट देने लगे तो फिर आप उनको पढ़ाएंगे कब। इस विधि से केवल क्रियात्मक उद्देश्यों की ही प्राप्ति की जा सकती है। अध्यापक को बहुत अधिक सक्रिय रहने की आवश्यकता इसमें होती है। प्लीज़ सब्सक्राइब करें ये चैनल। फिर हम पढ़ते हैं किंडरगार्टन विधि। बात करते हैं किंडरगार्टन विधि की, जिसे बाल उद्यान विधि भी कहते हैं। ऑगस्टस फ्रेडरिक फ्रोबेल इनका ये पूरा नाम है। 1837 जर्मनी में इन्होंने ये किंडरगार्टन विधि की शुरुआत की। किंडरगार्टन जर्मन भाषा का एक शब्द है। किंडर का जो मतलब है वो है छोटे छोटे बच्चे, या बच्चे
आप उसे बोलें या बालक बोले, एक ही बात है। और गार्डन का मतलब होता है बगीचा, यानी कि बच्चों का बगीचा। सो फ्रोबेल के अनुसार जिस प्रकार माली बगीचों में पौधों को सिंचित करके विकसित करता है, उसी प्रकार अध्यापक रूपी माली जो है वो विद्यालय रूपी बगीचे में विद्यार्थी रूपी पौधे का ज्ञान रूपी जल से सिंचन करता है। अब अगर मैं इसका एक डायग्राम बनाऊं तो इन्होंने जो जल है उसको क्या बोला है, ज्ञान बोला है। ठीक है, तो अगर आप इसको ध्यान से समझेंगे तो कुछ ही मिनट लगेंगे, आप इसको 2 × स्पीड पर देख सकते हैं। फिर माली विद्यालय पूरी बात पढ़ते हैं कि जो यहाँ पे एक टीचर होगा, ठीक है, उसको उन्होंने क्या बोल दिया, माली बोल दिया। ठीक है, और विद्यालय रूपी बगीचा, ये जो भी जहाँ पे भी अपने पढ़ने जाते हैं, है ना, तो उस स्कूल को इन्होंने क्या बोल दिया है, बगीचा बोल दिया, जिसमें टीचर क्या है, माली है। और जो बच्चे हैं, ठीक है, वो जो छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे हैं, उनको क्या बोला है इन्होंने, पौधे बोला है। ठीक है, सो बच्चे पौधे हैं, टीचर माली है, स्कूल बगीचा है, और उसमें सींचना क्या है, ज्ञान। फ्रोबेल प्रकृतिवादी शिक्षार्थी थे, शिक्षा शास्त्री थे। इन्होंने बच्चों को स्वतंत्र रूप से सीखने के लिए जर्मन के ब्लैकेनबर्ग नामक गांव में 4 से 8 सालों तक के जो बच्चे थे उनके लिए एक विद्यालय स्थापित किया, जिसे बाल उद्यान का नाम दिया। किंडरगार्टन के कुछ सिद्धांत हैं, पढ़ लेते हैं। खेल का सिद्धांत, शिक्षा के क्षेत्र में खेल का सबसे पहले प्रयोग इसी विधि में किया गया था, जिससे कि बालक का सर्वांगीण विकास हो पाए। एकता का सिद्धांत, विद्यार्थियों को समूह में सीखने और समूह में ही यानी कि ग्रुप बनाकर उनको खेलने के लिए प्रेरित किया जाता था, जिससे उनमें एकता का विकास हो सके।